आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ पे नौकरी बहुत अहमियत रखती है। नौकरी छोड़ के फिर ये राजनीति या इस तरीके की चीज़ों में कहाँ चले आए आप? मैंने कहा तो छोड़िए, कम से कम सरकार का जो मूलभूत सुविधा है उसका जो होना था वो भी नहीं पहुंची है आज की डेट में। रोड से लेकर बिल्डिंग से लेकर जो कनेक्टिविटी जो होना चाहिए उस विकास पर काम करना चाहिए था। उन पैसा को राज्य सरकार ने जिनका हिस्सा होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, चाहे रोजगार के नाम से हो, स्वच्छता के नाम से हो, शिक्षा के नाम से हो, किसी फील्ड में भी जाइए। यहाँ लोग कंप्यूटर देखे भी होंगे लेकिन जानते नहीं उस चीज़ों का। सरकार अब कहती है नक्सलवाद अब बस खत्म होने वाला है, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, विचारधारा समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है आपको? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और बस्तर में दरअसल जो घूम भटक रहा हूँ वो ये जानने की कवायद कर रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर, और बस्तर बदल रहा है। तो यही मूल प्रश्न भी है कि क्या वाकई बस्तर बदल रहा है, और बदल रहा है तो परिदृश्य क्या है, और ये भी कि क्या वाकई नक्सलवाद समाप्त होगा। क्योंकि वाद या कोई भी विचारधारा, कोई भी आइडियोलॉजी कभी भी समाप्त हो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। बल्कि जो चीजें लिखी गई हैं, किताबों में मौजूद है, वो ये कहती हैं कि विचारधारा कभी भी समाप्त नहीं होती, वो दोबारा आती है, नए ताकत से आती है। तो अभी क्या स्थितियां हैं वो समझने मेरे साथ फ्रेम में एक सज्जन होंगे जो आपको दिख रहे होंगे। उनका नाम है सोमारू। सोमारू जी जो हैं नौकरी पाए पुलिस विभाग में, दंतेवाड़ा जिले में। अब नौकरी छोड़ दिए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, पहले सरपंच बने और अब जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो ये भी एक बदलाव है बस्तर का। ये बदलाव कैसा है और क्यों है, पहले इस पर कुछ सवाल करूंगा और फिर इनसे पूछूंगा माओवाद, नक्सलवाद की विचारधारा और नक्सलवाद क्या समाप्त होंगे। सुमारू, जरा अपने बारे में बताइए ना। अच्छे भले तो पुलिस में नौकरी पाए थे आपने सुना, क्या हो गया था, कैसे नौकरी कैसे मिली थी? नौकरी सन 2012-13 में, सॉरी 13-14 में जी। दंतेवाड़ा में कॉलेज कर रहा था और कॉलेज करते करते वैकेंसी निकला था, तो वैकेंसी मैंने फाइट किया और वहाँ पर भी मेरे को 2 बार रिजेक्ट किए थे कि क्या पे घुटना टिकता है कि कंपटीशन नहीं कर पाएगा, हम ऐसे घुटना टिकने वालों को नहीं लेते। तो उसमें जो कमांडेंट साहब थे उससे मैंने काफ़ी बहस किया, मतलब जब तक मैं कंपटीशन नहीं दूंगा तो आप मेरे को अनक्वालिफाई नहीं कर सकते। इतना दूर से अंदरूनी क्षेत्र से आया तो मुझे एक बार मौका दो करके मैंने फाइट किया। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद घर से आर्थिक सोर्स कोई नहीं था, पढ़ाई करने का दूसरे के माध्यम से पढ़ रहा था। तो वो कब तक मैं दूसरे के भरोसे में पढ़ूंगा, क्या पैसा कमाने का अवसर मिला नौकरी करने का, मैंने पढ़ाई को ड्रॉप वही मतलब रोक के फिर ज्वाइन कर लिया नौकरी में। तब तक ये नौकरी, 2014 से 2024 तक। इस बीच में आउट ऑफ टर्न भी मिला था ना आपको जी, नक्सल के मुठभेड़ में? कितने मिले थे आउट ऑफ टर्न? ये 2017 में कांस्टेबल बना था और 2020 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मिला। जी। फिर ये लोग सब कुछ छोड़ के नौकरी करते हैं। आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां पे नौकरी बहुत अहमियत रखती है। नौकरी छोड़ के फिर ये राजनीति या इस तरीके की चीजों में कहाँ चले आए आप? असल में राजनीति करना तो मुझे आता भी नहीं है और जो ड्यूटी में रहकर मैं काम करने का प्रयास किया लोगों का, मतलब ड्यूटी के दौरान बहुत अंदर अंदर गांव में घुमा हूँ। तो वहाँ जो असुविधाएं जो दिखे मेरे को, जो चाहे कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, बड़े पार्टी तो वही है, उनमें से कोई भी रहे मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जो गांव में पहुँचना चाहिए तो वो नहीं पहुँचते थे और मैं ड्यूटी के रहते रहते करने का प्रयास किया। तो बोले कहीं कि अड़चन आया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी होने के नाते आप इन चीज़ों को बात करना सही नहीं है, ऐसे करके बोले। तो मुझे लगा कि अगर ये सही नहीं है तो मुझे इस जगह से हटना चाहिए कि लोगों का बात कर सको, उनके काम को गांव तक पहुंचा सको, ताकि मेरे ऊपर कोई प्रतिबद्ध ना हो बोलने में, बात रखने में। जिंदा नौकरी करते करते क्या आपने इन विषमताओं की, इन कमियों की और कुछ आवाज उठा दी थी? बात रखते थे आप, बोलते थे क्या? हाँ, कई जगह मैंने बोला कि ये जो होना चाहिए तेरे गांव में, तो रोड ऐसा बनना बनना चाहिए था, तो बन नहीं पा रहा है।
जो होना चाहिए करके, तो उस जगह मेरे को कई बार ट्रांसफ़र हुआ ड्यूटी पर है कि वो यहाँ आ रहे कि हमारा काम में महंगा डाल रहे हैं। मैं एसपी साहब को पूछ देखा कि किनको दिक्कत आ रहा, तो उन्होंने भी बोला कि मेरे किसी वजह से एक जन का आदेश निकाल दिए कि इसको ट्रांसफ़र करना है। फिर उसको साहब बोले मेरे को फ़ोन करके कि आप अगर नहीं हटाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकता है, 5,000 ऊपर से फ़ोन आ रहा। बोले तो नाम नहीं बताए, किनका दबाव है नहीं मालूम। तो इसके चलते मैंने फिर कि अगर इस टाइप का दिक्कत आती है तो मुझे भी ये जगह सही नहीं है जो काम करने का, ऐसा करके। तो नौकरी छोड़ दी है आप। जी। फिर ये सरपंच और जिला पंचायत ये कैसे हुआ? मैं गांव परिवार साथ रहकर गांव का काम को देखना चाह रहा था। करीबन उस समय 1 आध करोड़ का काम पेंडिंग था गांव में। अच्छा। मतलब कुछ कुछ बजट में इधर उधर सभी योजनावार गांव को वहाँ रह के मार्गदर्शन करके जो बनेंगे उसके लिए सहयोग करूंगा बोल के मैं आया था। फिर गांव के लोग बोले कि नहीं, अभी क्या जेंट्स सीट है, मुफ्त सीट आया तो फिर आप डाल सकते हैं। ऐसे बोलने से ज़्यादा नहीं मानते, तो पद में रहकर बोलोगे तो ज़्यादा मानेंगे बोल के फिर सरपंच के बोले। फिर छोड़ने के बाद एरिया के लड़के लोग सभी युवा साथी साथ पे बैठक होता था, ऐसे बैठने उठना बैठने वाला। बोला आप अकेले एक ही गांव को क्यों देखोगे, कहना चाहोगे तो फिर हम इतना ज़्यादा पंचायत को देखना चाहिए एरिया का पूरा, तो उसमें आप आओ करके। फिर मैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरा विचारधारा है कि मैं लोगों को सेवा कर सकूं जितना हो सके। अगर आप लोग साथ दोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करके मैंने फिर उनको भी हाँ कर दिया। ये जिला पंचायत लड़ेगा? जी, दोनों जिला पंचायत और सरपंच एक साथ लड़ाता है। आपका जो गांव है उस गांव के बारे में थोड़ा बताएंगे, कहाँ पड़ेगा आपका गांव? जैसे अभी हम बचेली के आसपास यहाँ बैठे हैं, किरंदुल में बैठे हुए हैं। आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है, क्या वहाँ सुविधाएं हैं नहीं हैं? ये किरंदुल से एनओडीसी प्रोजेक्ट से लगभग वही हमारा तो लगा हुआ है, एकदम पास वाला तो 3 किलोमीटर है, और अंतिम तक जाएंगे तो 7 7 किलोमीटर पूरा पड़ेगा। तो रान पे वही 5 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैं किरंदुल से ग्राम पंचायत वाली है। क्या वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी? अभी आज की डेट में भी आप जाके देखोगे, आज की डेट में एक माइनिंग से प्रभावित एरिया से के होने के नाते भी ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको देखने लायक होगा जो होना चाहिए। माइनिंग का तो छोड़िए, कम से कम सरकार का जो मूलभूत सुविधा है उसका जो होना था वो भी नहीं पहुंची है आज की डेट में। अच्छा। तो अभी जैसे इस पूरे इलाके में, किरंदुल में, बचेली में, ये अक्सर चर्चाओं में आ जाता है कि भाई डेवलपमेंट होगा और माइनिंग बढ़ेगी और माइनिंग बढ़ेगी। कई पहाड़ हैं, चार, एक को प्रोजेक्ट कोई 4 नंबर है, कोई नंदराज पहाड़ है, इसको लेकर ही बातें हो रही कि नहीं इस पे उत्खनन होना है। क्या लगता है आपको, ये उत्खनन होगा नहीं होगा, क्या करेंगे आप लोग की अपनी कोई भूमिका तय की है आपने? मेरा कुछ ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं है सर, कि एक नंदराज तो अब मैं हमारे क्षेत्र का देवी देवताओं का आस्था का स्थल है वो, और देवियों का गुरु मानते हैं उसको। और बाकी कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो छोटे छोटे जगह में संचालित हो रही है होने को है। हमें प्रोजेक्ट से ज़्यादा आपत्ति नहीं है। अगर इतना 60 70 साल से यहाँ पर माइनिंग चल रही है तो कम से कम हमारे हिस्सा का जो सीएसआर का मद और डीमएफ का जो, अगर वो कंपनी चाह कर काम करे तो आज की डेट में कुछ नहीं होता। और इतना सालों में ना सीएसआर में काम कर रहे ना डीएमएफ में। अभी हाल ही में पिछला कांग्रेस सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज से घोषणा किए थे, उसमें घोषणा किए तो पूरी स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है कि उस मेडिकल कॉलेज को बनाने का। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट फंड तो जो डीएमएफ का, उन राशियों को उस मेडिकल कॉलेज पे दिया गया है, करीबन 2 अरब 99 करोड़ 30 लाख के आसपास। जबकि गांव गांव में अंदर अंदर रोड से लेकर बिल्डिंग से लेकर जो कनेक्टिविटी जो होना चाहिए उस विकास पर काम करना चाहिए था। उन पैसा को राज्य सरकार ने डीएमएफ मत का पैसा, मतलब जिला का स्टेट गवर्नमेंट का फंड की जगह में इसको यूज़ कर रहा है। ऐसे टाइप का इतने सालों से वही चलते आ रहा है।
इसीलिए यहाँ के लोग थोड़ा सा विरोध करते हैं माइनिंग को लेकर। कम से कम हमारे हिस्सा तो हमको मिले, पर्वत के नाम से आ रहा वो, या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग पैसा आता है, स्टेट के लिए अलग रॉयल्टी जाता है, तो उनका अपना रॉयल्टी का वो यूज़ करें। और हमारा तो हमको सुमारू, ये जो स्थिति है कि डेवलपमेंट के नाम पे जो चीजें होती हैं वो सिर्फ आप ही के गांव तक नहीं पहुंची हैं, या करीब करीब कमोबेश पूरे इलाके का पूरे पूरे इलाका में किसी भी इलाके जाइए धंधौड़ा के, तो वो जो जिनका हिस्सा होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। चाहे रोजगार के नाम से हो, स्वच्छता के नाम से हो, शिक्षा के नाम से हो, किसी फील्ड में भी जाइए, खासकर माइनिंग के एरिया में आसपास। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार रहे स्टेट में, उनको लगता हो कि यहाँ के एजुकेशन देंगे तो लोग सवाल करेंगे, इसलिए उनसे थोड़ा दूर रखें। ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में वैकेंसी निकला है NMDC का L1 L2 L6 4 तक, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको कोई आरक्षण नहीं देंगे, सेंट्रल लेवल में कंपटीशन जो होगा वो फाइट करेगा, उसी का लगेगा। लेकिन सर हमारे इलाका में कोई प्राथमिकता शिक्षा ही नहीं है, सेंट्रल लेवल में कैसे फाइट करेंगे? तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध, अभी कुछ दिन हम ज्ञापन वगैरह देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने विस्तार में हो। अभी लोग CBT के माध्यम से एग्ज़ाम कराना चाह रहे हैं, यहाँ लोग कंप्यूटर देखे भी होंगे लेकिन जानते नहीं उस चीज़ों का, और जिला से बाहर केंद्र कर रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर, वो भी हमारे लोग ज़्यादा बाहर गए नहीं आज तक। और उनको दुर्ग भिलाई में कराएंगे, ये करेंगे, नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाके लो ज़्यादा झिझकपन होगा, आने जाने में थोड़ा मन गड़बड़ाने लग जाएगा थोड़ा सा। कभी बाहर नहीं गए स्टेप ज़्यादा मात्रा में, एक तो और एग्ज़ाम देने जा रही तो परीक्षा के नाम से कहीं थोड़ा सा हो रहता है। तो इसी सारे चीज़ों के बारे में हम लड़के से बात कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करके, ज्ञापन वगैरह देंगे करके। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को कि आप जब सरपंच का चुनाव लड़े, आप जिला पंचायत चुनाव लड़े, तो मुझे बताया गया कि ना आपने कांग्रेस चुना ना भाजपा चुना, आप निर्दलीय लड़े। ये दोनों पार्टियों से भी तो आप लड़ सकते थे ना, उनमें से किसी को। निर्दलीय ही क्यों चुना आप? सर इसमें ये था, मैं अगर पार्टी तो अपनी जगह है, लेकिन अगर लड़ने वाला जो कैंडिडेट है अब मेरे क्षेत्र का ही होगा, तो उन्होंने भी तो कई साल से पार्टियों में काम कर रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह जाके टिकट लेके लड़ूंगा, उनको भी खराब लगेगा, और आपसी में उनका मतभेद उत्पन्न हो जाएगा कि आप इतना अनुभव लेकर हम रखें, मतलब साथ दे रहे हैं इतना सालों से, आप हमको टिकट नहीं दिए, हम तो दिए। तो इसीलिए ना मैं इनके बीच में नहीं जाना चाह रहा था, ताकि मेरे कारण लोग आपसी संबंध, या दोनों पार्टियों से निराश भी हैं आप लोग, ऐसा भी कुछ है? उस टाइप का निराश बोलने से, अभी मैं पार्टी मतलब राजनीति में नहीं जान रहा था कैसे होता है क्या है। निराश तो दोनों पार्टी को नहीं बोल सकता, लेकिन निराश इसीलिए जो हमारे जो मूलभूत सुविधा का दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ कि वो काम नहीं पहुँचा है। 15 साल 20 साल लगभग बीजेपी सरकार चला रही है, और फिर 5 साल इसको मौका मिला था कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हमारे लिए पैसा कानून का काम किया, और 13 नंबर पार्टी के जो फर्जी क्रम से जांच करा के निरस्त करा दिया, उसने तो काम किया। अभी रैली मिसली मैंने उसमें समर्थन किया था, जो न्याय यात्रा जो चल रहा था, उसने दो तीन काम है जो हमारे हित में काम किया है, इसलिए बीजेपी तुलना में उसको मैं समर्थन करके रैली में शामिल हुआ था। पेशा एक्ट का पालन हो रहा है? पेशा चालू तो हो गया, कानून बन गया, पर छत्तीसगढ़ में जैसे ये इंडस्ट्री इलाका है, आप गांव, पेशा एक्ट का पालन होता है लगता है आपको? नहीं हो रहा ऐसा, मतलब वो कानूनी नियम कानून तो पूरा किताबों में रखा हुआ है। वास्तविकता जो होना चाहिए था आज के डेट में, वो ग्राउंड लेवल पर ही है। कुछ कुछ सामाजिक संगठन ही प्रयास कर रहे हैं कि पैसा कानून को पालन किया जाए, जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। सुमारू, आप जिस इलाके में हैं और आप फोर्स में भी थे, सरकार अब कहती है नक्सलवाद अब बस खत्म होने वाला है, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, विचारधारा समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता सर, नक्सलवाद हो सकता है उनका जो टीम
बढ़ जाएगा या फिर संपर्क जो टूट जाएगा। लेकिन उनका जो थीम है ना, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ना एक ग्राउंड लेवल पर दिखेगा, अलग विचारधारा से, मतलब विचारधारा ख़त्म नहीं होगा वो, मतलब उनका टीम जो है ना, भले अलग 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 जा रहे हैं लोग, कोई सरेंडर कर रहा है, कोई गांव में छोड़ कर आ रहा है, या कोई एनकाउंटर हो रहा है, अलग बात है। लेकिन इनका जो विचारधारा है, आने वाले समय में फिर एकजुट होगा अलग स्टेप पे, स्टेज पे एक और डेवलप हो सकता है, राजनीति में आ सकते हैं, सामाजिक स्तर हो सकते हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसी इधर उधर जानकारी, मतलब लगता है मुझे कि आने वाले समय में अभी अंदर अंदर इलाके में चुनाव नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो माहौल ऐसा लगता है कि बंदूक की विचारधारा छूट जाएगा, लेकिन इन्हीं लोग पार्टी में या फिर मतलब चुनाव पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे, वो रिजल्ट उनका विचारधारा उसमें रहकर चलेगा। तो विचारधारा रहेगी। अरे ये जगह चेंज होगा लेकिन विचारधारा तो काम करेगी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सोमारू, आपने समय दिया, थैंक यू। धन्यवाद। ये थे सोमारू। बस्तर बदल रहा है, बस्तर का परिवेश बदल रहा है, ये लाइन सही है। सोमारू जैसे कुछ चेहरे हैं जो उस बदलते बस्तर का चेहरा है। लेकिन ये बदलाव कैसा बदलाव है? क्या ये सुकून भरा बदलाव है? इसे सरकार को या व्यवस्था को और बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत या नहीं? और सबसे अहम बात एक और, सोमारू जैसे लोग से बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा कि माओवाद की समाप्ति की जो बातें मंचों से होती हैं, सियासत बहुत दमदारी से जो माइक से बात कहती है, उसका आखिर का सच क्या होना है। सच वही है जो सोमारू बता रहे थे कि बिखर सकते हैं, हट सकते हैं, बैकफुट पे जा सकते हैं, कुछ लोग मारे जा सकते हैं, कुछ गांव चले जाएंगे, लेकिन जो शब्द है विचारधारा, जो शब्द है आइडियोलॉजी, वो खत्म नहीं होगी, वो बहुत मुश्किल है। तो फिर किसी नई शख्सियत के साथ ये देखने समझने कि बस्तर का विकास, बस्तर का बदलाव और माओवाद की विचारधारा, इन सब पर क्या है कहानी, क्या बातें हैं, कोई नया शख्स मिलता है उससे जरूर बात करूंगा, बातचीत आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।